नमस्कार दोस्तों, स्त्रीकाल के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और रिवर्स टॉक में मैं मनोरमा आप सब ये दूसरी जगह से भी जो है शेड्यूल था वहाँ पे ऑन रह गया था इस वज़ह से आवाज़ इको मतलब इको नहीं हुई दूसरी जगह का भी माइक ऑन था। खैर अ, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं मनोरमा और हम रिवर्स टॉक में आज फिर एक समसामयिक विषय पर बात कर रहे हैं। 2-3 दिन पुरानी खबर है, शुक्रवार के दिन खबर आई थी और उस पर आप आज हम लोग बातचीत करें। गया का नाम बदलकर नीतीश कुमार ने गया जी किया। तो क्या है नीतीश कुमार के बायोडाटा में फिर से खेल हो रहा है? भाजपा हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरेगी तो नीतीश कुमार के हिस्से में इस फैसले से क्या आएगा? गया को गया जी बनाकर आखिर वो कौन-सी राजनीति साधना चाहते हैं? हम इन सब पर आज बात करेंगे और ये भी है थोड़ा हैरान करने वाला फैसला ये रहा ये क्योंकि पिछले एक अरसे से बोध गया के जो महाबोधि मंदिर है उसको लेकर बौद्धों का आंदोलन लगातार चल रहा था और उनकी ओर से महाबोधि मंदिर को बौद्धों को सौंपने की मांग की जा रही थी। आप लोग को याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को संसद में भी उठाया था और उस ऐसे में जब पिछले शुक्रवार को एक खबर आई कि सरकार ने गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया है और कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई और ये भी बताया गया कि गया जी के पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए ये निर्णय ये लिया गया है। तो थोड़ी-सी हैरानगी हुई, खासतौर पर लेकिन उसका असर हमने देखा सोशल मीडिया पर लगातार तमाम जो भाजपा के समर्थक या उस तरह जो भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्होंने इसका बहुत बड़े स्तर पर स्वागत किया कि बहुत दिनों से मांग थी बिहार की जनता की और नीतीश कुमार ने फैसला ये उनका फैसला स्वागत योग्य है। तो एक समझ सकते हैं अ, तुरंत जो है ये संदेश तो गया ही कि ये चुनावी साल है, चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं और संभवतः इससे चुनाव को साधने की कोशिश की गई। एक बड़े हिंदुत्व के जो पाले में जो उनके समर्थक हैं, वोटर हैं, उनको अपनी तरफ करने का ये एक फैसला है और साथ में भाजपा के साथ उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो वो भी एक है ही, वो भी एक दबाव। तो यही हम आज जानना चाहते हैं कि इस समय में इस नाम की घोषणा या नाम बदलने की घोषणा के पीछे की मंशा क्या है? बौद्ध बनाम हिंदुत्व बनाम असुर दलित की राजनीति की सियासी रणनीति है ये या फिर नीतीश कुमार किसको खुश करना चाहते हैं, कौन-कौन उनके फैसले से नाखुश होगा और उनको असहमति होगी और क्या इसकी फ़िक्र नीतीश कुमार को है और अगर नहीं है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? गया जी का नामकरण गया का नाम गया जी करने से उनको क्या लाभ होगा निजी तौर पर, ये भी बहुत जानने की बात है, जिज्ञासा की बात है। तब जबकि नीतीश कुमार ऐसे रहे हैं कि नाम बदलने की राजनीति पे पहले वो व्यंग कर दिया करते थे, हँस दिया करते थे। आप लोग को याद होगा एक बार बख्तियारपुर के नाम को बदलने की मांग उठी थी और तब नीतीश कुमार ने इस मांग को उपहास में उड़ा दिया था। तो आखिर क्या है नीतीश कुमार में जो ये बदलाव आया है गया को गया जी करने का, बख्तियारपुर का नाम उन्होंने नहीं बदला था और तब बहुत तारीफ भी उनकी हुई थी उस जो सेक्युलर कम्युनल राजनीति वाले जो एक रंग देकर के नाम बदलने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर एक इसको जीत भी बताई गई थी। और ये है दूसरा कि नीतीश अपने निजी तौर पर भी जो है बौद्ध विरासत और इन सबको सहेजने के लिए जाने जाते हैं। वो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बौद्ध विरासतों का बहुत संरक्षण हुआ है उसका जो है और अपनी वैचारिकी में भी बुद्ध का समता का सिद्धांत जो है वो उनके करीब में है नीतीश कुमार के और ये भी एक संयोग है कि उनको पहली बार मुख्यमंत्री समता पार्टी ने ही बिहार का जो है मुख्यमंत्री बनाया था। तो समता पार्टी वाले नीतीश कुमार बुद्ध की वैचारिकी समता को जो है अपनी सम्मान करने वाले, आदर्श मानने वाले, वो अब हिंदुत्व की पिच पर आखिर क्यों बैटिंग करने लगे हैं? आज हम इस पर ही बात करेंगे और अपने मेहमानों को आपके सामने है आज प्रबुद्ध मेहमान हमारे, बहुत प्रबुद्ध पैनल है आज का हमारा। विनय ठाकुर हमारे साथी हैं स्त्रीकाल के, साथी संपादकों में से एक वरिष्ठ पत्रकार संजीव चंदन है हमारे साथ, श्रीकाल के संपादक, हमारे साथ पुष्पराज जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी है पुष्पराज जी और हमारे साथ प्रोफेसर संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, वो व्याख्याता हैं, साथ में राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक और हमारे साथ विजय सोनवने जी जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक रहे हैं और साथ में
राजनीतिक टिप्पणीकार, विश्लेषक, चिंतक, विमर्शकार भी हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हेमंत कुमार जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक टिप्पणी कार, विश्लेषक, और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। संजीव जी, आज की टिप्पणी पहले आपसे हम शुरू करते हैं आज। तो पहली टिप्पणी आपसे ही लेते हैं इस पर। किस तरह से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार, जो कि हमेशा से पहला ही वो लेते कि बख्तियारपुर वाला मसला याद, मैंने इस पर पोस्ट भी लिखी थी, इसलिए मुझे याद आ गई। उन्होंने बहुत उसका उपहास उड़ाया था बख्तियारपुर का नाम बदलने का। तो बख्तियारपुर से गया गया जी, ये क्या किस तरह से इसको देख रहे हैं? और इसके साथ में उनकी अपनी बौद्ध और बुद्धिज्म की लेगेसी भी रही है। उन्होंने बहुत काम किया है। नीतीश कुमार की इस मामले में उनके विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने बिहार के तमाम बौद्ध स्मारकों का, सभी का जो है संरक्षण किया और उनको सहेजा है। और एक एक विरासत के तौर पटना जाने पर आपको समझ में आता है अब कि ये बुद्ध की धरती है। देखिए मनोरमा, थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि थोड़ा सा गया के इस पूरे प्रसंग पर भी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो कि ये वक्त चौंकाता है, खास करके तब जब बोध गया मूवमेंट इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और उस वक्त में आप ठीक बौद्ध फलसफे के या बौद्ध जो इतिहास है उसके बरक्स आप जो है ये फैसला लेते हैं। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। और खास करके 13 तारीख से बोध गया का जो धरना स्थल था वो अब बदल करके, वहां बड़ा पंडाल था वो खत्म हो गया और वो एक बौद्ध टेम्पल में चला गया और बहुत सारी चीजें उस बार बहुत मतलब हेक्टिक रहा, वहां आंदोलन का पूरा माहौल हेक्टिक रहा है। उस दौर में ही ये फैसला आता है और पुलिस वहाँ अलग तरीके से वहाँ बिहेव करती है, वह सिस्टम वहाँ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। एक अलग संदर्भ में जब ये नाम आया तो हालांकि संदर्भ अलग है, लेकिन एक चंद्रभान प्रसाद हुआ करते हैं, बड़े बौद्धिक हैं, चिंतक हैं जी जी। तो उन्होंने किसी अलग फॉर्म में लिखा था, लेकिन मुझे नीतीश जी पे वो सूट कर गया, इसलिए मैं वो कह ही देता हूँ। और वो ये कि उन्होंने पुरुषोत्तम अग्रवाल के लिए लिखा था कि ये जो है पुरुषोत्तम अग्रवाल जो है अग्रवाल मिष्टान्न भंडार है। तो अग्रवाल मिष्टान्न भंडार की जो व्याख्या थी वो नीतीश जी पे सूट करती है। वो ये था कि अग्रवाल, हालांकि अग्रवाल ब्रांड वालों से माफी चाहेंगे, लेकिन लिखा था उन्होंने कि मिठाइयां डालडा में बना करके और उस पर घी का छौंक लगा देना, घी पर थोड़ा छिटक देना कि घी की खुशबू आए। तो ये वाला जो है, तो नीतीश जी ने पूरा, आप देखिए पूरा पटना में आप आइएगा तो घी का छौंक मिलेगा। बोध गया ये सॉरी पटना का जो उद्यान है वहां गए भी थे, अभी विपसना भी किया सुनते हैं। हालांकि क्या विपसना अभी इस स्थिति में नीतीश जी कभी सार्वजनिक तौर पे दिखाई नहीं पड़ते हैं कि वो लंबा ध्यान में बैठ पाएंगे, क्योंकि वो जनगण मन पे भी ध्यान में नहीं जा पाए थे। तो ये है, आप देखिए पूरा जो एक द्वार बनाया है वो मौर्य उस पे और बौद्ध अशोक के उस पे बनाया है उन्होंने। तो मौर्य काल के साथ खास करके और ये जो बुद्धिज्म है उससे नीतीश जी जोड़ते हैं, तो वो छिड़क रहे हैं एक तरह से खास किस्म से। क्योंकि यदि आपको इससे लगाव होता या इसके प्रति आपको ऐतिहासिक तौर पे उससे आप अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते तो ये फैसला इस वक्त में नहीं करते। देखिए गया का जो अपना प्रसंग है वो सच है कि वक्त वक्त पे उसके अलग अलग नाम रहे हैं और ये बड़ा जिला हुआ करता था, लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर का जिला हुआ करता था। मुझे नहीं पता कि कल्याण बिघा इसमें आता था या नहीं, लेकिन नवादा था, औरंगाबाद था, जहानाबाद था, अरवल था। और ये अंग्रेजों के वक्त का, इसके पहले की और स्थिति हो सकती है, कल्याण बिघा भी आ जाता हो, बिहार शरीफ आ जाता हो, और जिसके आसपास नीतीश जी का नालंदा की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नालंदा पटना का हिस्सा रहता रहा। 1972 में नालंदा अलग हुआ था और 1973 में गया से नवादा वगैरह सब बन करके ये हुआ। अब इसके नाम का जो प्रसंग है उससे पहले इसकी है क्या, तो जो गया के बगल में उरुबेला है और बोध गया, उसका वहां उरुबेला नदी भी थी जिसके किनारे बुद्ध गए थे। तो उरुबेला और उरुबेला गांव भी है और वो वहां जो है उनको ज्ञान प्राप्त होता है। अब जो गया का मुख्य टेम्पल है विष्णुपद का, जो कहा जाता है अहल्याबाई होलकर ने उसको जीर्णोद्धार कराया और उसको उसके पहले से बना, लेकिन वो पूरी शैली जो है वो आपको दिखाई पड़ जाएगी, उसको देखते ही समझ में आ जाता है कि बौद्ध शैली है और ये बौद्धों का दावा भी है। तो
पूरा इतिहास ये है कि जो पूरी बौद्ध क्रांति थी उस वक्त, उस पूरे इलाके में जो बौद्ध प्रभाव था, उस प्रभाव के बरक्स वैष्णव प्रभाव कैसे खड़ा हुआ, और उससे जाके गयासुर की कहानी भी जुड़ती है। इसकी अलग अलग हो सकती है। एक रिपोर्ट देख रहा था मैं पुष्यमित्र का, तो सर काम बहुत कम है, इसलिए पुष्यमित्र का जो रिपोर्ट है वो बहुत गहराई में नहीं जा सका, लेकिन फिर भी बहुत कुछ वहां उपलब्ध है। उन्होंने 3-4 नाम जो आलमगीर, अल्लाहाबाद और गया जी, ब्रह्मपुरी आदि इत्यादि बताया है, तो वो है वहां। और पुराण कथा को उन्होंने ज्यादा ये कर दिया है, क्योंकि काम भी इसी तरह से। और एक डाइवर्स कल्चर यहाँ रहा है। ये हमारे नजर में, हमारे बचपन से जितना हम गया को याद करते हैं, तो वहां एक बहुत बड़ा कभी गया तो आपका शहर भी रहा है जहां से आपने पढ़ाई लिखाई की है। हमने मतलब कई सारे रिपोर्ट्स भी लिखे। मुझे लगता है, मेरा सबसे पुराना रिपोर्ट जो है 94-95 में, एक उमेश्वर देव नारायण सिंह हुआ करते थे, अब नहीं रहे, हमारे अंग्रेजी के थोड़े से शिक्षक भी थे उस दौर में। तो वो खटांगी जमींदार परिवार से आते थे, तो वो उनके जरिए हमने कैसे गया का क्या पूरा माहौल रहता था, और वो वहाँ गायन वादन ठुमरी और पूरा जो चौक का इलाका, मुझे उनके जरिए मैंने जाना था कि काकातुआ करके कोई पक्षी हुआ करता रहा, जो गया के किरण सिनेमा के पास होता था, और वो जब बोलता था तो बहुत दूर दूर तक जाता। निराला जी का जाना आदि इत्यादि, तो ये, लेकिन वो सब लेटेस्ट घटना है। मुख्य कथा तो ये है कि बौद्धों से जो बौद्ध, चलिए प्रसंगवश बताती, लेटेस्ट घटना में तो शाहिद कपूर की जड़ें भी है, गया से जुड़ती है, क्योंकि उसके नाना नानी वहां से थे। लेकिन शाहिद कपूर कभी इसको एंडोर्स ही नहीं करता है, वो पंजाब को एंडोर्स करता है अपने पिता के साइड का, माँ के साइड के गया को कभी एंडोर्स नहीं करता। संजय दत्त लिलीपुट गया के रहने वाले हैं। नीलिमा अजीम के तो माता पिता वहीं के थे, लेकिन संजय दत्त वो वहां पे उनका एक वो था, मतलब कि महल टाइप का था जहां वो प्रदर्शन करती थी, लेकिन उनका मूल कहीं और का था। बिल्कुल संजय दत्त की माँ, लेकिन नहीं हुआ महल नहीं, कोठा, सराय इलाका, वहां कोठा हुआ करता था। हाँ कोठा, जी जी, लेकिन वो मूल वहां की नहीं थी वो। हाँ, मूल वहां की नहीं थी, लेकिन लोग कहते हैं नरगिस का बचपन थोड़ा सा वहां भी बीता है, जो पुराने लोग और ये हैं बताते हैं। लेकिन खैर ये प्रसंग अलग है। ये जो करने जा रहे हैं वो दो कल्चर वाली बात, मतलब लोकप्रिय सेंस में। हाँ, ये दो कल्चर के बीच से एक कल्चर का चुनाव है। आप सोचिए ना, क्या शरारत है कि जो सुजातापुरी है, वहां सुजाता वाले, उसमें तो उनको श्रृंगी माता बना दिया गया है, मैंने कई बार कहा है। और वो थोड़ा मुसर जाति से, वो जो चूंकि वो श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी और वो मुसर से जुड़ता है जाकर के, वहां मुसर समुदाय के आसपास लोग रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस समय भी बौद्धकालीन दौर में भी मुसर होते होंगे वहां, लेकिन वहां श्रृंगी मंदिर है, जो कि ये श्रृंगी माता उनको बना दिया गया है, जबकि वो सुजातागढ़ है बगल में ये है। और वहां के वेदी पे भी जाकर के ये होता है, कई सारे बौद्ध स्ट्रक्चर पे पिंडदान कराया जाता है। तो ये सब है, तो भाई ठीक है, बौद्धों ने कोई ऐसा दावा नहीं कर दिया जो आजकल हिंदू उत्पात लोग करते रहते हैं, जगह जगह जाकर के स्ट्रक्चर खोजते रहते हैं। एक रिपोर्ट हमने बीबीसी के लिए की थी कि वहां का जो मुख्य मठ है उसको दान शेरशाह सूरी ने दिया, और उसका 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता, आंख से, नंगी आंखों से दिखता है, उसको देखना क्या है। वहां मस्जिद का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है वहां, और सारा खुराफात उसी मठ का किया हुआ है, जो बोध गया आंदोलन वाला, ये बोध गया में जो शिव का अंदर जाना और 5 पांडवों का बैठा देना, ये सब है। तो नीतीश जी कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इस पूरे कल्चरल, बोध गया का एक और आजीविकों से जुड़ता है, बोध गया का पहाड़ का जो ये है, एक समृद्ध संस्कृति है, उसमें नीतीश जी ने चुनाव कर लिया। नीतीश जी ने किया या उन पर दबाव पड़ा, क्योंकि ये बात तो ये है ना, आपने जो रखा है कि ये वोट उनकी थैली में जाएगा, यदि उससे कुछ वोट बनता है तो बड़ा, जीतन राम मांझी जी बड़ा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वोट यदि बनेगा तो वहां जाएगा। और जो बदनामी है, जो बायोडेटा में, अक्सर बायोडेटा में अश्वत्थामा लिखना कहता हूं, तो बायोडेटा में एक बार फिर से इन्होंने और अश्वत्थामा को जाके जोड़ दिया है इन्होंने। एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा कि गया का छोटा सा इलाका गया जी रहा है, तो वो पंडों का इलाका है जहां पंडे थे। पंडों को भी एक चीज और देखिए, पंडों को भी मुगल काल में ही बाहर निकले, और मुगल काल में ही औरंगजेब के दौर में या उसके दौर में उनको बसाया गया।
वो औरंगजेब ने बसाया। तो बड़ा मतलब उसमें आप जाइएगा। और पंडे बड़ा गर्व से, हमने वो भी एक बार लिखा था, पंडे बड़ा गर्व से कहते हैं कि ये पूरे भारत में एक ऐसा इलाका है, इवन बनारस भी नहीं है, चार दीवारी का इलाका, जहां एक भी मुसलमान नहीं रहते। वहां सीपीआई के नेता ने खरंजा वगैरह सारा काम कराया, लेकिन सीपीआई के नेता को वहां वोट नहीं मिलता, और सारा काम सीपीआई के जलालुद्दीन अंसारी के उससे किया गया था। तो ये सारा कुछ है। तो आपने एक तरह खास किस्म से सनातन को सहलाने की कोशिश कर दी, बौद्ध परंपरा से खुद को जोड़ते हुए। तो यहाँ बायोडेटा में तो निश्चित तौर पे गिरा जी। अश्वत्थामा। मैं मेरे बचपन की स्मृतियों में है, मेरी पड़ोस में गया की रहने वाली थी, उनके पिता जज हुआ करते थे वहां के सिविल कोर्ट के। तो मैंने उनसे, मतलब जैसे मैं सिवान छपरा का भी जान रही थी, जो मेरा नेटिव प्लेस है बेगूसराय का भी, वहां मैला उठाने की प्रथा हमने नहीं देखी थी। लेकिन बचपन में सबसे पहली बार मैंने मैला उठाने की प्रथा के बारे में उनसे जाना था कि गया में वो तब तक प्रचलित थी, जब मैं अपने बचपन की बात करूं। तो मेरा पहली बार ये सामना हुआ इससे कि मैला उठाने की कोई प्रथा होती है, और तब वो गया में उस समय मतलब प्रैक्टिस में था। तो गया का एक वो हमारे 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 मतलब बचपन का की यादों में, मतलब थोड़ा किशोरावस्था में हम गया आए थे गांव छोड़ करके। हाँ। और लेकिन आते जाते थे जब एकदम छोटे थे, 70-80s के दशक में स्कैवेंजिंग का भी था। लिलीपुट का एक भाई, जो लिलीपुट की बात कर रहे हैं, लिलीपुट में गया के ही है, लिलीपुट में गया के ही है वो, आपने ठीक याद दिलाया। हाँ, उसी इलाके के हैं, गया, मूल गया जी के इलाके के, वही जो कथित विष्णुपद का जो इलाका है, मैं उसी की बात कर रही। तो बुद्ध के साथ साथ गया के उस रूप से भी परिचय मेरा बचपन में ही हुआ था, और बहुत मुझे हैरानी हुई थी, क्योंकि तब तक मैं सिवान और उन सब इलाका जो हमारा मेरा नेटिव प्लेस है, तो वहां पे इस तरह, और मैं रह रही थी बेगूसराय में, तो मुझे वहां पे इस तरह से नहीं दिखा था उस समय में। तो पहली बार गया से मुझे मालूम चला। हम पुष्पराज जी के पास है, तो उसके बाद विजय सर के साथ चलेंगे। गया को लेकर के एक ये जो है कि गया नाम असुर का था, तो एक दलित आइडेंटिटी मैंने देखा कि जो इस धारा के लोग हैं वो इसको कर रहे हैं कि एक असुर के नाम पर, हालांकि असुर के नाम पर और भी शहर है, मंदसौर है, और एक और है यहाँ मैसूर है। मैसूर एक जो है वो एक असुर के नाम पर बसा हुआ शहर है। बलिया को क्यों भूल जा रहे हैं? किसको? बलिया जो है राजा बलि के नाम पर है। अच्छा, राजा बलि वही के नाम। मूल स्थान। तो बलिया का मुझे नहीं मालूम। जालंधर भी शायद राक्षस के नाम से है। जालंधर भी क्या हुआ, कितने सारे। तो खैर, एक ये भी बात गया के बारे में, तो इस पर आपका क्या है कि जो वो तबका है, वो उनका ये कहना है कि मतलब असुर के नाम पर है, तो एक तरह से दलित आइडेंटिटी के साथ गया जी को जोड़े कि नाम में जी लगाने से एक असुर के नाम में जी लगा है, और उसको हिंदुत्व से अलग करके नहीं है। लेकिन मैं इसलिए ये रख रही हूँ कि पॉपुलर उसमें ये बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, बौद्धों को भी वो सवर्ण से जोड़ रहे हैं, और हिंदुत्व तो है ही उसके साथ में गया को, कि गया जो है एक असुर था, और ये असुर होने का मतलब दलित पहचान से उसको जोड़ रहे हैं। पुष्पराज जी। देखिए, जो अभी गया, बोध गया जिला में है, और बोध गया दुनिया में बुद्ध को वहां ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए मशहूर है। अभी सारनाथ में तिब्बती विश्वविद्यालय में भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय ने रावण संकीर्तन पर एक आयोजन किया था। तो उसमें इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल के डीजी आए थे, अभिजीत अधिकारी। मैंने उनसे पूछा कि भारत सरकार रावण संकीर्तन पर क्यों आयोजन कर रही है। उनका कहना था कि भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी के तहत ये दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्रों के साथ एक ब्रिज बनाना चाहते हैं। तो एक तरफ भारत सरकार दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्रों के साथ एक ब्रिज बनाना चाहती है, और आप दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्रों के बीच में बोध गया की पहचान को महत्व नहीं देना चाहते हैं। जहां महाबोधि मंदिर है, महाबोधि मंदिर सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनाया था, और उस महाबोधि मंदिर को पूरी दुनिया में जो बुद्धिस्ट टेम्पल है, बुद्धिस्ट सेंटर है, उसमें सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त है।
अभी संजीव भाई बता रहे थे कि महाबोधि मंदिर के मसले पर भी नीतीश कुमार की भूमिका और सरकार की भूमिका बहुत विवादित है। और अभी अभी उस विवाद के बीच में आपने बोध गया की आइडेंटिटी को दबाते हुए गया जी का नाम दिया। सवाल यह है कि मैंने फेसबुक पोस्ट भी लिखा है कि बोध गया नाम क्यों नहीं, बोध गया गया जी के अंदर क्यों रहेगा? अगर आप बोध गया के को महत्व नहीं दे रहे हैं तो क्या दुनिया के बुद्धिस्टों को यह कहना चाहिए कि हम बोध गया को जिला बनाने की मांग करते हैं? लेकिन आपको पता है कि जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध ने कहीं भी विवाद की बात नहीं की है, बुद्धिस्ट विवाद में नहीं पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से दुनिया के बुद्धिस्ट राष्ट्र भारत को देखते हैं, जिस सम्मान से देखते हैं, बोध गया को जिस तरह से देखते हैं, हमने तो कभी गया स्टेशन को नहीं देखा कि आपने गया स्टेशन को इस तरह से आकर्षक नहीं बनाया कि ताकि दुनिया से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको गया स्टेशन आना अच्छा लगे। मैं गया से बाराचट्टी जा रहा था अभी कुछ महीने पहले, हमारे साथ महाराष्ट्र के पत्रकार, बाराचट्टी की जाने के लिए जो बस में लेनी थी, उस बस पर बैठने के लिए हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ी 9 बजे रात में। तो सवाल यह है कि गया शहर में हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के रहवासी हैं, हमें बाराचट्टी जाने के लिए झारखंड की बस, लॉन्ग रूट की बस है, उसमें अपनी जगह लेने के लिए पुलिस की सहायता लेनी पड़ रही है। टूरिस्ट कितने सुरक्षित हैं यह सबको पता है। इसलिए आप गया को टूरिस्टों के आने जाने लायक बनाइए, बोध गया को महत्व दीजिए। बुद्धिस्टों ने नहीं मांग की है कि आप बोध गया को जिला बना दीजिए, लेकिन गया को गया जी कहा जाए, इसकी मांग किसने की थी? और अभी जिस तरह से संप्रदायवाद नामों के साथ चल रहा है, मुझे इस बात की चिंता है, हम लोगों को इस बात की चिंता करनी चाहिए, क्या बिहार को भी संप्रदायवाद में ये झोंक रहे हैं? बिहार की जो सेक्युलर परंपरा रही है, उस सेक्युलरिज्म को ध्वस्त करने जा रहे हैं। और खासकर बोध गया जो बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का केंद्र है, क्या उसकी गरिमा इससे प्रभावित होगी? इस बात पर विचार करना चाहिए। दलाई लामा चुप हैं क्योंकि वो मेहमान है भारत के, उन्हें भारत की मेहमानबाजी चाहिए। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर दलाई लामा क्या चाहते हैं। जी ठीक है, हम विजय सर के पास आते हैं। विजय सर आपसे समझना चाहते हैं थोड़ा सा, उसके बाद तब हम पॉलिटिकल बात करेंगे हेमंत जी और विनय और संजय जी से। थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि समझना चाह रहे हैं बुद्धिज्म और हिंदुइज्म इन दोनों का, और क्लेम का जो है जो इस तरह से क्लेम तो क्या है, मतलब ऐतिहासिक रूप से ये क्या परंपरा है, किस तरह से, थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे। जय भीम सबको, नमो बुद्धाय। यह बात हमने ये समझना चाहिए कि बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म में उसको 9वां अवतार का दर्जा दिया हुआ है, और 1896 तक बुद्ध जो था वो पौराणिक कैरेक्टर है या वास्तविक कैरेक्टर है, इसके बारे में बहुत संशय था। इसलिए बिहार गवर्नमेंट ने ये जो बात की है कि पौराणिक विरासत वगैरह, पौराणिक बैकग्राउंड की बात की है, उसका संदर्भ शायद पुराण से है कि जो 1896 के पहले का है। और जो बुद्ध को 9वें अवतार में डाला है, उसकी वजह से बुद्ध को एक पौराणिक कैरेक्टर है ऐसा एंडोर्स करने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसके पीछे ये चालाकी है कि बुद्ध का संबंध जो है पुराणों से लगाया जाए, इसलिए उन्होंने पुराण का संदर्भ दिया है। मगर ये बात हमने समझनी चाहिए कि 1896 में जब रुम्मनदेही का अशोक पिलर पढ़ा गया था, तब लोगों को फिजिकल एविडेंस मिला कि बुद्ध नाम का व्यक्ति यहाँ पे उसने एज आदमी के तौर पे इस पृथ्वी पर जन्म लिया था, इस भूमि पर जन्म लिया। जो अशोक ने रुम्मनदेही में पिलर बनाया था, उसका वाचन हुआ, तब दुनिया भर में ये बात कंफर्म हो गई कि बुद्ध जो है वो अवतार नहीं है, वो एक मर्त्य आदमी, एक असाधारण मानव के एक साधारण
एक मानव जैसा प्राकृतिक जन्म लिया और प्राकृतिक मृत्यु हुई, तो ये कोई दैवी या पौराणिक कैरेक्टर नहीं है। जैसे दूसरे पौराणिक कैरेक्टर दैवी या वगैरह होते हैं वो है। एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी थी जब कैसे उसके बाद अंग्रेजों के समय में रेलिक्स को ढूंढा गया, उसमें उत्तर प्रदेश के कि बिहार के भी थे पुरातत्वविद, उनका बहुत बड़ा रोल था। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के अलावा भी एक जगह थी जहां से ढूंढा गया वो रेलिक्स को, और अभी नेशनल म्यूजियम में उनकी हड्डियां रखी है। हाँ, तो रुमनदेही का जो पिलर मिलना ये बहुत बड़ी घटना है, जिसकी वजह से बुद्ध पुराण से बाहर निकल आए, और उसके बाद दुनिया भर में बुद्धिज्म की स्टडी प्रमोट हुई और बहुत ज्यादा रिसर्च हुई, सब खोजबीन हुई। और श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल आए थे, उन्होंने कनिंघहैम से मिलके ये सब एक्सकैवेशन किया और पूरी जो बुद्ध की जो विरासत है वो बाहर निकाली। ये भारत का जो ये भारत की विरासत की ऐतिहासिक खोज थी, सबसे बड़ी खोज है। अगर आज हम भारत की शाश्वत गौरवशाली परंपरा क्या है, विरासत क्या है, ये कहेंगे तो आपको बुद्ध और मौर्य राज्य यही कहना, अशोक का जो राज्य वही कहना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल जागतिक एकेडमिक रिगर जो होता है उसके निकष कर ऊपर ये बात सिद्ध हो गई कि भारत का पुराना असली गौरवशाली परंपरा जो है वो बुद्ध और अशोक की है, बुद्ध और मौर्य की है, और वो आदर्श, वही अपना आदर्श और गोल्डन पीरियड है। और उसकी निशानियां मिली, जैसे आप अशोक पिलर का आप अगर फैब्रिकेशन देखे, उसकी जो चमक देखे, कहाँ से चुना से स्टोन लाए और उसको मिरर फिनिश की थी, और उसके जो सिंह है या बुद्ध की जो मूर्ति सारनाथ के म्यूजियम में रखी है कि जो पत्थर के ऊपर स्माइल देती है, बड़ी जेंटल स्माइल देती है, तो उस वक्त मतलब किस तरह की कारागिरी होगी। और जिस वक्त में फाइन आर्ट्स बड़ी डेवलप होती है तो उस वक्त का सिविलाइजेशन भी डेवलप हुआ होता है। तो जो बुद्ध की जो मौर्य काल की जो शिल्प कला है वो उस कार्य का, उस युग की गौरवशाली परंपरा का एविडेंस है। तो ये सब आया, और बुद्ध पौराणिक कैरेक्टर नहीं है, और उसके बाद जो रिसर्च वो हम सबके सामने है, और फिलोसॉफिकल जो डिस्कशन हुई उससे बाद में पता चला कि भारत का जो संघर्ष है, भारत के जो ऐतिहासिक, अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से कहे, भारत का जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो श्रमण संस्कृति वर्सेस ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, या वैदिक वर्सेस बुद्धिज्म, यही भारत का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। ये बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई है और दुनिया का कोई भी एकेडमिशियन इसमें बहस नहीं कर सकता, इतने ये पुख्ता हो गई है सब जानकारी। तो इस हालत में अब ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि भारत में जो गौरवशाली बुद्ध की विरासत थी, मौर्यन विरासत थी, उसके ऊपर कब्जा करके शंकराचार्य ने हिंदुइज्म बनाया है, और महायान का जो वज्रयान था उसका ही एक भ्रष्ट रूप के रूप में हिंदुइज्म आया है। ये भी स्पष्ट होने लगा है। राहुल सांकृत्यायन ने खुद कहा कि केदारनाथ की जो मूर्ति है वो बुद्ध की है। तिरुपति बालाजी बुद्धिस्ट श्राइन है, इसके ऊपर डॉक्टर जमुनादास कुबरगड़े का थीसिस है और वो भी प्रूव हुआ है। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में कई जो केव्स है वो है। और मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज मिली, उड़ीसा का सर पुरी मंदिर, हाँ सब, हाँ, वो विवेकानंद ने लिखा हुआ है, विवेकानंद ने लिखा है कि ये बुद्ध है। तो मैं तो कहता हूं कि बुद्ध से पहले कोई विरासत ही नहीं थी, और जो बुद्ध की जो विरासत है उसी के ऊपर कब्जा करके हिंदू मंदिर बने हुए हैं। आज आप खोदो तो आपको विष्णु की या हनुमान की ये मूर्तियां नहीं मिलती, बुद्ध की मूर्तियां ही मिलती है। इसका मतलब सिर्फ बुद्ध और बुद्ध ही था, और उसके ऊपर दूसरों ने कब्जा किया है, अनएथिकली कब्जा किया है। तो ये हुई हिस्ट्री। दूसरी बात जो मैं पौराणिक और पांडवों की बताता हूं कि पुराण जो है वो 1000 AD के बाद आए हुए हैं, और उन्होंने हर जगह पुराणिक का संबंध हर बुद्धिस्ट इसके साथ विरासत हाथ लगा दिया है। जैसे आप अगर नासिक में गए तो नासिक में पंचवटी है, और वहां पे सीता ने, यहाँ पे सीता की किचन वहां पे है, ये किचन यहाँ पे है। फिर नासिक में केव्स है, वो सातवाहन कालीन केव्स है। उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन बिल्कुल क्लियर है, किसने बनाया, किसने डोनेशन दिया, किसके काल में बना। इसके बावजूद वो जो केव्स है उनको बोलते हैं पांडव के केव्स है,
आज भी आप वो पांडव केव्स के नाम से है, हर जगह पांडव चिपका देते हैं। पांडव तो 1000 AD के बाद के पुराने कैरेक्टर है। मतलब जो उस वक्त धम्मलिपि पढ़ने वाले लोग नहीं थे, इसलिए ये कुछ भी बोल के ये पुरानी कथाएं बनाई गई। सर मैं पंचगनी गई थी, टेबल टॉप जो एशिया का, वहां भी फिर यही पांडव केव्स थे। पिंजौर, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे पिंजौर गार्डन है, वो गार्डन भी पांडवों ने बनाया। मतलब हाँ, आप अगर जंगल में जाए, कोई बूटी मिल गई, ये सीता की वेणी है, सीता के बालों की ये है। तो ये हर जगह पुराण चिपकाना इनकी पुरानी आदत है। मतलब कब्जा करना, यूजरपेशन जिसको इंग्लिश में कहेंगे। हर चीज जो है हमारी है भाई, ये भी हमारी, वो भी हमारा, सब कुछ हमारा। इसी तरीके से उन्होंने महाबोधि टेम्पल भी हमारा करके कब्जा किया है। विजय सर आपने बताया था कि बुद्ध का हाथ जो है ना, ये लंबा चौड़ा हाथ, क्योंकि बनना ही चूंकि वो हुआ ही ये जो है इंडो यूनानियन शैली से ही मंदिर बने, तो चौड़ा हाथ और उसपे रखा हुआ पिंड है, और उसको सीता का, वही जो सीता वाली बात आपने बताई, तो हमारे यहाँ वो गया में वो भी मिलेगा, सीता पिंड, जिसमें फिर कहानी बन गई फल्गु के सूखने का। कहा जाता है कि गया में जो है बिना पानी का नदी, बिना दिमाग का आदमी, और बिना पेड़ का पहाड़ आदि इत्यादि होता है। तो उसमें से वो है, वो एकदम पूरा चौड़ा हाथ दिखता है कि बुद्ध है, लेकिन बुद्ध को ज्ञान वहीं पर मिलता है। ये भी है। तो गया के बारे में मैं ये कहूंगा कि पुराण की वजह, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति की, वो जगह शायद उरुवेला थी। ये नाम उरुवेला जो नाम था, इसको इरेज करने के लिए शायद गया नाम दिया गया, ऐसा मेरा मानना है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बुद्ध धर्म के अनुयायियों को, भिक्षुओं को यहाँ से भगा दिया गया, तो लोग कहते हैं ये बुद्ध गया। मतलब जब आखिरी भिक्षु भी बिहार से चला गया, तब कहते बुद्ध गया, और उस वजह से बुद्ध गया नाम दिया, ऐसा जो एक आदमी ने कहा है। तो गया का मूल नाम उरुवेला ही होना चाहिए। उरुवेला से गया कैसे आया, और उरुवेला क्यों बड़ा नहीं हुआ, गया क्यों बड़ा हुआ, ये भी देखना है। वो वहां के जो लोग संजीव जी देखे वहां पे, मगर मुझे एक आदमी ने कहा है, रिसर्चर ने कहा है कि ये ऐसा हो सकता है। तो ये है बुद्ध गया ठीक है। एक आपने उरुवेला का नाम करके गया कहा, मगर बाद में उस नाम से बुद्ध का नाम अभिन्न रीति से जुड़ गया है। गया मतलब बोध गया, और उसको निकाल के आप गया जी कैसे करते हैं? गया जी नाम देने का मतलब है कि उसको एक और पूजनीयता जोड़ना। जब बुद्ध का नाम गया से जुड़ा हुआ है, उसको और पूज्य का नाम करके जी लगाने की क्या जरूरत है? ये मेरी समझ में नहीं आता। तो बुद्ध का नाम इरेज करके सिर्फ गया जी करके नीतीश कुमार जी क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम प्रो हिंदू है? अभी जो महाबोधि आंदोलन चल रहा है, वो उस आंदोलन में हम हिंदुओं के साथ है। जिन्होंने महाबोधि टेम्पल पे बिहार पे कब्जा किया, हम उनके साथ है। शायद यही संदेश नीतीश कुमार जी देना चाहते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ठीक है, चलिए हम हेमंत सर के पास आते हैं। आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे भी बात कर लें इसकी। एक तो वही कि नीतीश कुमार साधना क्या, बुद्धिस्ट बहुत कम संख्या में है, तो नीतीश कुमार मान रहे हैं कि वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं, तो इसे राजनीति पे ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और अगर पढ़ना है तो फायदा ही होगा, क्योंकि हिंदुत्व के फोल्ड वाले लोग जो हैं, और बड़े व्यापक पैमाने पर उस तबके से इसका स्वागत भी किया गया है कि गया को गया जी, और बहुत इंतजार के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा नाम किया है, तो स्वागत किया जा रहा है, और इसके लिए काफी तारीफें मतलब और बधाई मिली। तो क्या आपको लग रहा है ये जो है नीतीश कुमार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? अगर होना है तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है इसका। जी धन्यवाद। नीतीश जी को इससे फायदा नुकसान का सवाल नहीं है। नीतीश जी को तो क्या फायदा होगा वो तो दूर की बात है। फायदा जो होना होगा वो बीजेपी गिनवाएगी, क्योंकि ये नाम बदलने का काम उन्हीं का है। नीतीश जी के खाते में इससे कुछ जुड़ने वाला नहीं है। नीतीश जी की आलोचना ही होगी, क्योंकि नीतीश जी का जो प्लैंक है उस प्लैंक से ये जुड़ता हुआ नहीं है। उनके कार्य क्षेत्र का ये काम नहीं रहा है। तो एक तो ये बात है, लेकिन जो मैं थोड़ा दूसरे संदर्भ में इन चीज़ों को लाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे देश में हिंदुत्व का जोड़ बढ़ रहा है, उस तरह से आप वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं जा रहा है, वो एक तरह से इस देश में जो
पुरानी विरासत है, चाहे वो बुद्ध की विरासत हो, वो विरासत आगे आकर के आप आज की तारीख में देख लीजिए, तो चीफ जस्टिस जो है गवई साहब, वहां तक मैं आता हूँ और मैं बाबा साहब के साथ इसको जोड़ता हूँ। अभी ग्वालियर में क्या हो रहा है, ग्वालियर में जो हाईकोर्ट का नया कैंपस बना है, वहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है। हिंदू वकील, मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्द पर ध्यान दे, हिंदू वकीलों ने उसका विरोध किया है कि हम नहीं लगने देंगे उसको, और उसमें तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि बिल्डिंग कमेटी का ये परमिशन नहीं है, तो फलाने का परमिशन नहीं है। अरे अगर कोई टेक्निकल मामला अगर भी है, तो क्या बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए टेक्निकल मामला उसे पेच फंस जाएगा और उसके लिए आंदोलन करके गाड़ी को रोका जाएगा? नहीं, गाड़ी को कैंपस में जो मूर्ति लदी हुई गाड़ी उसे घुसने नहीं देंगे। तो बुद्ध के खिलाफ और बुद्धिज्म के खिलाफ जो साजिश हुई इस देश में, वो साजिश आज की तारीख तक चल रही है। गवई साहब जाते हैं अपने गृह प्रदेश में और उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है और उनको इसका उल्लेख करना पड़ता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस बात का रोना नहीं रो रहे थे कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने बता दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह। ये सिर्फ किसी व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इस देश में जो लोकतंत्र के जो जितने स्तंभ हैं, उन स्तंभों के सम्मान का भी सवाल है। तो ये जो अभी जिन चीजों पर हम लोग बात कर रहे हैं, अब जो एक तरह से बोध गया में महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को लेकर के सरकार ने तो कुछ सकारात्मक रुख अपनाया नहीं, बल्कि वहां से आंदोलनकारियों को भगाने के लिए रातों रात उठा करके बाहर फेंक दिया गया, आंदोलन स्थल को जो सील कर दिया गया। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, तो आप वहाँ एक नया गुफा छोड़ रहे हैं, गया का नाम गया जी कर दे रहे हैं। तो ये जो तुष्टिकरण है, किसका तुष्टिकरण है? और दूसरा सवाल उन हिंदुत्ववादियों से भी है और उन पाखंडियों से भी है जो कहते हैं कि ये बुद्ध जो है विष्णु के अवतार हैं। अरे तो तुम्हारे अवतार हैं तो उनकी मुक्ति, उनका जो स्थल है उसको छोड़ दो तुम, वो तो तुम्हारे ही एक्सटेंशन, तुम कहते हो कि हमारा ही एक्सटेंशन है वो, तो उस लिहाज से भी तो तुमको छोड़ देना चाहिए उसको, कि तुम्हारे ही देवी देवता है। अगर मान लो तुम्हारे अनुसार, तो उनको, तो तुम्हारे 56 कोटि देवी देवताओं वाले इस देश में, तो उनको उनके स्थान पर कब्जा जमा कर क्यों बैठे हुए हो? मध्य बिहार के किसी भी इलाके में चले जाइए, दुनिया भारत के दूसरे इलाकों को छोड़ दीजिए, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, इधर पटना जिला, ये इन इलाकों में आप चले जाइए, किसी भी जगह जहां भी कोई मूर्ति लगी हुई है, उसको लीप पोत करके उस पर वो चंदन लगा करके और माथे पर और उसको कपड़ा डाल करके उसको छुपा दिया गया हुआ। सारी की सारी जो पुरानी मूर्तियां हैं वो बुद्ध की मूर्तियां हैं या उनसे जुड़े हुए लोगों की मूर्तियां हैं। तो ये जो एक तरह से बुद्धिज्म का संहार हुआ और बौद्धों का संहार हुआ और उस वेद विरोधी बता करके इनके खिलाफ जो पूरा देश भर में जो अभियान चला उनकी सफाई का, तो ये उसको ढकने के लिए, और जो आज की तारीख वो परंपरा अभी आज तक चली आ रही है, जिसमें ये है कि आप अगर हिंदुत्ववादियों से असहमति जताएंगे, अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो आपको सबक सिखाया जाएगा, चाहे आप कहीं भी बैठे हुए हों, चाहे आप चीफ जस्टिस ही क्यों नहीं हो। चीफ जस्टिस ने क्या कहा? चीफ जस्टिस ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। वो धनकर को जवाब था। धनकर ने जो कहा था कि संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी उन्होंने, तो इन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोपरि है, और ये बात इनको खटक गई है, इसलिए उनको और वो उसी उनका परिवार जो बुद्धिस्ट है, तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाना, मैं मानता हूँ ये सारा एक्सटेंशन है। बाबा साहब की मूर्ति को नहीं घुसने देना, वहां सरकार क्या कर रही है? उन गुंडे वकीलों को के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है जो इस तरह का वहां ये कर रहे हैं, तांडव मचा रहे हैं? तो ये, लेकिन सर एक और पिन पॉइंटेड मतलब ये है कि बिहार की राजनीति में या बिहार में इसको लेकर के बहुत वो नीतीश कुमार को कोई नुकसान तो नहीं होने जा रहा है ना? नहीं, ये इतनी राजनीति तो उन्होंने समझाई है कि बिहार में आज की तारीख में नीतीश जी पूरी तरह इंस्ट्रूमेंटल हो चुके हैं।
वो बस और सिग्नेचरी भाजपा है। को फायदा और भाजपा को फायदा हो जाएगा इसका। ये सब लोगों को पता है कि आज की तारीख में पूरी सरकार जो है बीजेपी के नियंत्रण में है। सरकार बीजेपी चला रही है। जो अफसर बैठे हुए हैं, जो सो कॉल्ड नीतीश जी के अपॉइंटी हैं, वो सब फेक है। वो नीतीश जी के अपॉइंटी भले ही हो, लेकिन सारे के सारे बीजेपी के साथ अलाइन है। वो इस वजह से कि वो वैचारिकी जो उनकी है, उनका जो कास्ट लोकेशन है, मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ, जो उनका कास्ट लोकेशन है, वो लोकेशन उनको बीजेपी की तरफ झुका करके रखे हुए है, बीजेपी का हित चिंतक बना करके रखे हुए, बीजेपी का हितैषी बना कर रखे हुए। कोई नीतीश कुमार का हितैषी नहीं है। नीतीश कुमार आज की तारीख में उनके पपेट हैं, उनके कब्जे में है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। उनकी पार्टी उनके उस बीजेपी के कब्जे में चली गई है। जेडीयू के तमाम प्रवक्ताओं को देखिए किस भाषा में बात करते हैं। बीजेपी के लोग जितना मजबूती के साथ डिफेंड नहीं करते हैं बीजेपी को, बीजेपी के किसी ये दमनकारी नीति को अथवा किसी ऐसे कार्य को जिसकी वजह से किसी का अपमान किया जा रहा हो। आप बताइए कि कर्नल सोफिया कुरैशी वाले मामले में जेडीयू का किसी नेता ने कोई बयान दिया है क्या? उन लोगों की जुबान को लकवा मार गया हुआ है। तो ये लोग ये क्या है? ये भाजपा और आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं ये लोग, ये बैठ करके। तो इसमें नीतीश जी का कुछ नहीं होना है। नीतीश जी के इसकी सरकार ने जो फैसला लिया है, आप देखिए वो जो एक और फैसला था जो इनका सम्राट चौधरी की माताजी के पुण्यतिथि या जयंती के मौके पर सार्वजनिक उनका ये राजकीय सम्मान के साथ मनाए जाने का ये निर्णय था सरकार का, जिसको बाद में वापस लेने का ये आदेश जारी हुआ उसमें। तो ये अब सवाल ये है कि ये सब जो काम हो रहा है, क्या ये नीतीश जी के यूएसपी से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। नीतीश जी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते रहे, नीतीश जी इन चीज़ों के लिए जाने जाते रहे कि नीतीश जी को नरेंद्र मोदी की परछाई से भी परहेज था। उन्होंने उनका भोज तक कैंसिल कर दिया था। उन्होंने इस देश को आरएसएस मुक्त बनाने, संघ मुक्त बनाने की बात कही थी और वो नीतीश जी आज प्रधानमंत्री जी के कदमों में लोट-पोट कर रहे हैं। तो यह जो पराभव है उनका, तो इस पराभव में जो कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है वो नीतीश जी को उससे फायदे की तो बात छोड़ ही दीजिए, नुकसान जितना होना होगा हो जाएगा और ये उसका फायदा जो है वो बीजेपी को होने वाला है। तो अब बताइए कि अभी एक मवाली बाबा जो है वो बागेश्वर, वो मुजफ्फरपुर में पूरा उसका गांव बसाया जा रहा है। उसको आने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। उसको बिहार से खदेड़ने की बात कोई नहीं कर रहा है, कोई पुलिस नहीं लगा रहा है। प्रशांत किशोर कल्याण बिघा जाते हैं तो पूरी फोर्स लगा करके उनको रोक दिया जाता है। राहुल गांधी को दरभंगा में रोक दिया जाता है। तो ये जो प्रशासन का जो ये चरित्र जो है वो क्या है, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बीजेपी पूरी तरह से नियंत्रण में है। तो ये गया को गया जी बना दीजिए, उसमें माननीय, आदरणीय, सम्माननीय जो कुछ भी लगाना है लगा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उससे बीजेपी इसको भुनाएगी, उसमें अपने पोस्टरों में लिखेगी कि हमने गया का सम्मान बढ़ाया, हमने गया को गया जी कर दिया। नीतीश जी क्या गिनाएंगे? उनके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। ये उनको गिनाएंगे तो शोभा ही नहीं देगा। उनके मुंह से ये बात जब निकलेगी तो ये सूट नहीं करेगा उनको। तो ये जो अभी जो कुछ हो रहा है उसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि एक ऐसा दौर है, एक ऐसा उभार हम लोग देख रहे हैं जिसमें इनजस्टिस के जितने फोर्सेज हैं, जो अतीत में ये आतताई रहे हैं, दमनकारी और शोषण के पक्ष में रहे हैं और शोषक की भूमिका में रहे हैं, ये तमाम जो आतताई तत्व हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इसलिए कि बीजेपी रूल कर रही है, बीजेपी इनको एक तरह से खाद पानी दे रही है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। और उसमें बिहार अभी इसमें जो गया जी वाला हुआ है, उसके बाद उसी बीजेपी के ही इससे समर्थकों की ओर से आवाज उठने लगी है कि बगल में तो एक आतताई और लुटेरे के नाम पर एक शहर का नाम है, यानी कि बख्तियारपुर। नाम उन्होंने नहीं लिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उसका नाम क्यों नहीं बदला जा रहा है। तो ये जो चलन शुरू हुई है, तो हो सकता है बख्तियारपुर के बारे में भी किसी दिन निर्णय हो जाए, नीतीश जी उसका भी समर्थन कर देंगे। जब जिस तरह से घिरे हुए हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? उनको कुछ भी कर पीछे वो मना कर चुके, एक बार पहले उठ चुकी है मांग और मना उनको तो इसमें मना करना चाहिए था। दलाई लामा के सामने जितना लंबा लेट होते हैं नीतीश जी, जितना
झुकते हैं 360 डिग्री पर, तो इनको तो यहाँ कहना चाहिए था कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। दलाई लामा जब आते हैं तो किस तरह लौट जाते हैं उनके सामने, मुझे लगता है कि उस दलाई लामा के नाती पोता है ये। तो और ये और लेकिन वहां पर जो बौद्धों का आंदोलन चला उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। आप क्यों नहीं इस पर राष्ट्रीय सहमति बनाते हैं? इसमें क्यों नहीं कि चलो अब जो हिंदुत्ववादी हैं उनसे कहते हैं कि भाई ये तो 10वें अवतार ही आपने उनको घोषित कर रखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है? ये मुल्ला तो है नहीं है, कोई इस्लामिक संत तो नहीं है आप, तो इनको क्या दिक्कत है आपको इनकी जगह खाली कर देने में? इनको दे दीजिए सब कुछ, सारा ऐतिहासिक जो प्रमाण है और जो स्कल्पचर है उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये बुद्ध है। तो उसमें ये सब जो कुछ हो रहा है वो सब बीजेपी की सरपरस्ती में हो रहा है। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इनके दौर में जो इन आतताइयों का जो उभार हुआ है वो बहुत ही डरावना है। और उसमें मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी बैठे रहिए। इसलिए कोविंद साहब चुपचाप अपना निकल गए पतली गली से, और द्रौपदी मुर्मू जी है उनको भी कुछ बोलना नहीं है, बस जो लिख करके दिया जाएगा वो बोल देना है। अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो कुछ कहा वो सरकार का पक्ष है, वो माना जा रहा है कि नहीं आपने राष्ट्रपति का नहीं कहा हुआ, नहीं ये राष्ट्रपति का नहीं माना जाएगा, ये सरकार ने उनसे कवाया है। तो ये जो भूमिका इनको दी गई है इस तरह के लोगों को, ये भूमिका ये है कि चाहे तो आप इस भूमिका में रहिए, आप जैसे ही नामित होंगे आपको मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिखना है, ताकि आपका कनेक्शन मंदिर जोड़ा जाए, आपका कनेक्शन बुद्ध से नहीं जोड़ना है आपको। तो ये सारी बंदिशें लगा करके ये लोग चाहते हैं कि आपके सामने एक आइकॉन भी रख दिया जाए कि ये देखिए हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, हमने ये बनाया वो बनाया, लेकिन काम वो उनसे अपना ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही कोई व्यक्ति इस तरह से नोट ऑफ डिसीजन लगाएगा, उनके खिलाफ जिस तरह से का माहौल बनाया जाएगा, तो उसकी परंपरा में मैं देख रहा हूँ कि नीतीश जी को एक तरह से गला दबा करके उनसे ये सारे फैसले करवाए जा रहे हैं। आप भले ही बुद्ध के प्रति कितने भी समर्पित हो, आप विपश्यना करने के लिए चले जाइए वहाँ पटना में पुराने जेल के कैंपस में, जिसकी बहुत आलोचना हुई थी कि जब उसको बनाया जा रहा था कि उतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में वहाँ पर किस तरह की शांति मिलेगी और कैसे वहाँ पर साधना की जाएगी। वहाँ से कहीं अलग बनना चाहिए था उसको, वहाँ दूसरा कुछ बनना चाहिए था। खैर, तो ये सब करने वाले नीतीश जी से जो उनका टेटुआ दबा करके उनसे निर्णय करवा लिया जाता है, तो ये बीजेपी अपने पक्ष में करवा रही है। तो ये सब जगह हो रहा है ये, इसीलिए मैंने कनेक्शन जोड़ा उसका आपको कि ग्वालियर से लेकर के गवई तक। जी ठीक है। संजय जी के पास आते हैं। संजय जी, हेमंत कुमार ने जो अभी कहा खासतौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर के, जिस तरह का अभी एक केंद्र के स्तर पर देखा जाए तो भाजपा की राजनीति में जब ये तमाम जगहों से, पाकिस्तान में खासतौर पर अभी जो पहलगाम का मसला हुआ, और बड़े स्तर पर भी पूरी दुनिया में एक संदेश है कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ इस रिजीम में बहुत दमनकारी जो है वो है। और अब तब जबकि इस तरह से बुद्धिस्ट बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, हमारे यहाँ बहुत नगण्य % है उनका, राष्ट्रीय स्तर पर भी और बिहार में भी। तो इसका मतलब है कि आप उनके किसी भी, तब तो उनका प्रतिनिधित्व और भी ज्यादा बनता है उनकी तमाम जो बहुत उन सब के मामले में। तो एक तो आपने उनके आंदोलनों को दबा दिया, और जो लगातार वो मांग कर रहे हैं उसको भी सुनी नहीं बात, दबा भी दिया। और उसके बाद इस तरह का क्या ये, या फिर आपको लगता है कि कुछ और उपाय किया जाए कि गया एक शहर अलग है और जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ उतने इलाके को महाबोधि नाम दे देंगे, और बाकी जो गया है, क्योंकि गया का पुराना गया शहर भी है, तो इस तरह से ये भी साधने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण करेंगे वो इस तरह से करके, ऐसे साधने। लेकिन बड़े व्यापक स्तर पर आप देख रहे हैं कि ये लगातार जो है संदेश जा रहा है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों को हाशिए पे धकेला जा रहा है, उनकी आवाज को, उनके प्रतिनिधित्व को, उनकी संस्कृति को, या जो कुछ भी उनकी विरासत है उसको लेकर के भी। नमस्कार मनोरमा जी, अपने सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, और अपने दर्शकों को भी। देखिए, यह जो सवाल है, इसके पहले कि अल्पसंख्यक पे आऊं, सवाल तो पहले बुद्धिज्म और हिंदुज्म के बीच का है। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जितने भी आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकैवेशन हुए हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातन से पुरातन अगर आप चले जाइए, तो
विशेषकर अगर आप देखेंगे जहानाबाद से आप आगे बढ़िए और गया तक, और इसके अलावा गया के तरफ अगर आप पूरब और पश्चिम दोनों इलाके को अगर कर लीजिए तो मोटा मोटी लगभग आप ऐसे समझ लें कि 2500 स्क्वायर मीटर यानी 50 किलोमीटर, 50 इंटू 50 किलोमीटर का पूरा इलाका जो है वह बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट के तमाम प्रमाणों के साथ वहां पर उपस्थित है। चाहे वो मीरा बिघा हो, चाहे बराबर पहाड़ हो, चाहे वो बोध गया हो, चाहे नालंदा हो, नालंदा तो है ही। तो मतलब लगभग मैं 2500 तो बहुत कम कह रहा हूँ, लेकिन एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, एक डिस्टेंस जो मैंने देखा, जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये पूरे इलाके और जिनके भग्नावशेष आज भी हैं, बिल्कुल। हिंदुइज्म का कोई भी अवशेष बुद्ध के पहले का अभी तक तो नहीं मिला है, बुद्ध के बाद का जरूर है। तो गया तो संजय जी, वो तो मतलब ये भी मैं चाहूंगी दर्शकों को इसके बारे में बता दे सर कि पूरे भारत में भी मतलब ऐसा कोई मंदिर जो है आपको मतलब ईसवीं शताब्दी से पहले का तो नहीं मिला है ना कोई भी। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भारत में भी अगर मंदिरों के इतिहास को देखा जाए तो मंदिरों का इतिहास शुरू ही कब से होता है? ईसा के बाद ही शुरू होता है, उसके पहले तो है ही नहीं, मंदिर है ही नहीं यहाँ पर। तो एक तो यह थी। दूसरी चीज भाषा के स्तर अगर आप देखें, ईसा के पहले बोध गया मंदिर अशोक ने बनाया, इंडो यूरोपियन शैली के ईसा में शुरू हो गए थे। जब नहीं, अशोक ने जो बनाया उसको मंदिर आप क्यों कर रहे हैं? वो तो बुद्धिज्म के प्रतीक उसको मंदिर का पहला प्रमाण जो कुषाण की जहाँ से मूर्ति सिर कटी हुई मिली है, सुर्ख कोटल अफगानिस्तान, वो है जिसमें कि सैंक्टम सैंक्टोरियम वाला जो कोई बिल्डिंग होता है वो है। हालांकि वहां कोई मूर्ति नहीं मिली, लेकिन जो मंदिर में सबसे इंपॉर्टेंट सैंक्टम सैंक्टोरियम बोला जाता है वो उसमें मिला। तो वो सबसे पुराना एक है प्रमाण सैंक्टम सैंक्टोरियम वाले किसी भग्नावशेष का, जो अफगानिस्तान में जो बामियान का जो रहा है, जिसको बाद में तालिबानियों ने इसको उड़ा दिया, तोप से उड़ा दिया, तो बामियान की जो पूरी शैली रही है, पत्थरों पे जो बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी, तो ये उसी समय की, यानी इसका विस्तार आप देखिए। और उधर सुदूर ईस्ट में आप देख लीजिए, बस बता दें कि दूसरा जो मंदिर जागृत मंदिर कंटिन्यूअस वो वाला, वो मुंडेश्वरी सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि टिहरी ऑनसोन और सासाराम के आसपास में है। जी 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 मतलब भारत में रहेगा सबसे पुराना मंदिर वही है, मुंडेश्वरी का जो जी। तो मैं ये ईशा पहले का नहीं है, ईशा पहले का नहीं। हाँ, ईशा के पहले का आपको एक भी मंदिर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, भाषा के स्तर पर अगर आप देखें तो बुद्ध के समय पाली भाषा थी और संस्कृत अमूमन वो हिंदुइज्म की एक भाषा है, तो पाली भाषा भी प्राचीन भाषा है, संस्कृत इसके मतलब बाद की भाषा है, और जो मंत्रोच्चारण, वेदोच्चारण, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो सब ज्यादातर संस्कृत की भाषा में। लेकिन जो बुद्धिज्म, जो बुद्ध के सारे उपदेश जो भी हैं वो सब आपको ज्यादातर पाली भाषा में आपको मिलेंगे। यानी भाषा के स्तर पर, उपासना के स्तर पर, समाज के सोच के स्तर पर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म निश्चित तौर पर पहले की एक समय काल को बताता है। हाँ, यह जरूर है कि जब हम महाभारत और रामायण की बात करते हैं, जिसके प्रमाण कभी कभी अक्सर ये दिए जाते हैं, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो पुल बनाया गया, जो राम ने बनाया था नल और नील के माध्यम से, जिसमें भी तैरते रहते हैं, और ये भी दिया गया कि नासा ने ऐसा चित्र खींचा है जिससे लगता है कि हाँ कभी वो एक पुल रहा होगा, हो सकता है, लेकिन अभी उसकी स्थापना नहीं हो पाई है कि उसी रामायण काल का, और डेटिंग जो उसका होता है, उसकी गणना जो होती है, वो अभी तक स्थापित नहीं हुई है। अगर जिस दिन स्थापित हो जाएगा तो शायद मान लिया जाएगा कि बुद्ध के पहले हिंदुइज्म का यहाँ पे वैसे तो उसका कोई मैनमेड बनाने का नहीं, वो स्ट्रेच है जो कि लो एरिया था, कभी उसको मतलब बहुत कम पानी था, धीरे धीरे करके वो उस तरह का एरिया था। जो भी हो, कालांतर में होता है कि तमाम सारे शहर, भाई द्वारिका को लेकर भी ये दिए जाते हैं, जैसे द्वारिका एक शहर है, वो भी ढूंढा गया भाई गुजरात के समुद्र में, तो इस प्रकार के प्रमाण भी दिए जा रहे हैं। देखिए, जब
इतिहास की बात करेंगे तो उसमें दोनों पक्ष भूगोल के में लोग लगातार भूगोल में जो जियोलॉजी वाला जो प्रमाण है उसमें कच्छ के पूरे इलाके का है कि समुद्र से ऊपर ऊपर उठा हुआ, उसका ईस्वी सन सविंदर सिंह की किताब में हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ के बड़े हुए हैं कि कैसे वो जी पूरा इलाका उठा है। वो सारा वो एक मतलब जियोलॉजी की वो घटना है। हाँ, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स से घटना होती है ज्योग्राफी में। प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए बहुत सारे जगह उठ जाते हैं, बहुत सारी जगह डूब जाते हैं। खैर हम लोग उस पे ना जाए, लेकिन चूंकि आज गया जी पे आपने अपने विषय को रखा है, देखिए बचपन से चूंकि इसी इलाके में रहा हूं और बचपन मेरा भी गया में बहुत बीता, गया के चप्पे चप्पे से परिचित हूँ, गली गली से परिचित हूँ मैं। और विष्णुपद टेम्पल एक बार नहीं कम से कम सैकड़ों बार गया हूं मैं, वहां देखा। वो बगल में बिल्कुल ये फल्गु नदी के बिल्कुल किनारे मुहाने पे, जिसमें नदी पानी तो कभी होता नहीं है, और वहां पे पिंडदान होता रहता है, ये चलता रहता है। लेकिन आप पूरी की पूरी जो वहां पे एक जो सांस्कृतिक पक्ष है, और एक खूबी और है कि गया के जो पंडे हैं, आप कहीं से भी पहुंच जाइए, आपकी पूरी हिस्ट्री वो बता देते हैं, खानदानी हिस्ट्री बता देते हैं। पिछले 25 या 50 जो भी खानदान है, जो कहाँ से आपके ओरिजिनेट किए, वो बता देते हैं। उनके पास पता नहीं कौन सा पत्री है या क्या जो भी हो, खैर उनकी क्या साइंटिफिक उनकी गणना है, मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मीरा बीघा यानी जहानाबाद से आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, एक अजीब किस्म का, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 9 तारीख को मैं गया में ही था, इसी 9 तारीख को, तो एक मिलता है वो चीज, लगता है कि समथिंग डिफरेंट है। तो बराबर पहाड़, वहां आप जाइए, सतघरवा है, जो कि अंग्रेज विद्वान ने उसको ढूंढा, और ये कहा जाता है कि अशोक ने बनाया। कहा क्या जाता है, उस पर लिखा हुआ, मैं गया हूं, उसके अंदर भी गया हूं, देखा हूं। एक बड़े चट्टान को काटकर 7 कमरे बनाए गए हैं, और इतने चिकने हैं कि मत पूछिए। खैर, तो वहां कहा जाता है कि बुद्ध जो तमाम सारे जो संत होते थे, वो वहां पे ध्यान मग्न होते थे, तपस्या करते थे, उनके साथ टाइगर भी बैठते थे। पहाड़ है वो, आजीवक। जी, बुद्ध से पहले हाँ, आजीवक। और बुद्ध के पहले का जो इतिहास है, मैं संजय जी ये जानना चाह रही थी ना, मैं ये जानना चाहती कि अल्पसंख्यकों को लगातार जो हाशिए पे धकेला, ठीक है, बहुत कम मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। देखिए, अल्पसंख्यकों का उदय ही भारत में जब मतलब 1000 के बाद ही शुरू होता है, 11वीं-12वीं शताब्दी में। तो देखिए विषय यहाँ चेंज हो जाता है, क्योंकि आज आपने विषय गया और गया जी का रखा, बचपन से सुनते आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हैं तो गया जी जा रहे हैं, ये सुनते आ रहा हूँ। गया जी आप नहीं भी लिखेंगे तो भी वहां के लोग श्रद्धा से गया जी कहते ही कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहा हूं। सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी आखिर गया जी इस समय करने का क्या उद्देश्य है? क्या कोई प्रलोभन है, क्या राजनीतिक चाल है, या कोई भाजपा ने ऐसा चाल चला है नीतीश कुमार के माध्यम से जिससे कि इस प्रकार के वोटरों को लुभाया जा सके? ये एक प्रश्न जरूर बनता है, जिसमें अल्पसंख्यक कहाँ पे खड़े हैं। ये स्वाभाविक सी बात है कि गया जी जैसे ही आप कहते हैं, वहां पे अल्पसंख्यक क्या अपने आप को उससे जोड़ पा रहे हैं या नहीं जोड़ पा रहे? देखिए, बुद्धिज्म के काल में अल्पसंख्यक थे ही नहीं, मुस्लिम तो थे ही नहीं। जो कुछ भी है ये पिछले 600-700-800 वर्षों का एक काल है। यहाँ पर बिहार की धरती इस मायने में भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ समान तरीके से, समान भाव से, समान आदर के साथ, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, सबको समान भाव से देखा जाता रहा है। भाजपा की कोशिश रही है कि यहाँ भी वह सांप्रदायिकता का बीज बोया जाए, अभी तक सफल नहीं हो पाए। शायद ये पहले सूत्र के तौर पर इसको मैं देख रहा हूं, जो नीतीश कुमार के कंधे से या उनके जरिए यह काम किया गया है। आने वाले समय में जैसे बख्तियारपुर की बात आई, जैसे जहानाबाद है, जहानाबाद जो शहर बसा है वो शाहजहां की बहन के नाम पर बना है, आप उसको भी बदल दीजिए। बख्तियारपुर है, बख्तियार खिलजी के नाम पर है, उसको आप बदल दीजिए। तमाम सारे ऐसे, बख्तियार खिलजी, नालंदा का जो पूरा का पूरा खंडर है, मैं अभी पिछले 2 महीने पहले वहां भी गया था, एक एक चीज को मैंने देखा अभी फरवरी में जब गया था। तो इतिहास को देखिए, आप साक्ष्य भले मिटा सकते हैं, लेकिन इतिहास में जो घटना घट चुकी है उसको नहीं मिटाया जा सकता। जोड़ते हैं बख्तियारपुर को। जी जी जी, तो आप उसको नहीं मिटा सकते। और बिहार की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो अतिवाद को नहीं बर्दाश्त कर सकती है, चाहे किसी भी प्रकार का अतिवाद हो, लेकिन संदेश तो जैसे नीतीश कुमार खास तौर पर, जबकि वो सहेजने वाले रहे हैं और बुद्धिज्म की पहचान को वो बिहार से जोड़ते हैं,
और इसके साथ वो बिहार की पहचान को उन्होंने आगे बढ़ाने में उनकी एक भूमिका रही है। तो ऐसे में इसको चेंज करना जो है और हिंदुत्व के फोल्ड में डालना और इसे और एक अल्पसंख्यक आइडेंटिटी को भी ओवरलुक करना, ये जो है ये मुख्य बात है। तो ये किया जाना जो है, इसको आप मतलब किस तरह से देख रहे हैं? हाँ नहीं, देखिए अल्पसंख्यक आइडेंटिटी तो इसमें कहीं है ही नहीं, बड़ी सीधी सी बात है। कोशिश तो ये की जा रही है कि अल्पसंख्यक अपने आप को अलग थलग ही महसूस करे, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है। और मतलब ये जो पूरी की पूरी जो मतलब इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो मुझे यही लगता है ये भाजपा चाह रही है कि इस प्रकार के राजनीतिक कार्य प्रणाली से या क्रिया प्रणाली से चीजों को आगे ले जाया जाए आगामी चुनाव में, जिससे कि शायद कुछ वोटरों को लुभाया जा सके। ये तो आगामी चुनाव में पता चलेगा कि इसका कितना लाभ मिला। लेकिन जहां तक मगध की जो ये धरती है, इतना आसानी से चीजों में नहीं आती है। मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और मुझे नहीं लगता कि इस मोह पाश में आसानी से बांधा जा सकता वहां के मतदाताओं को। जी ठीक, चलिए, बहुत विनय, आपके धैर्य के लिए बहुत पहले मतलब सैल्यूट। आप इतने धैर्य से सभी को सुन रहे थे और आपकी टिप्पणी इस पूरे उस पर एक ये भी नहीं लग रहा कि जो बुद्धिस्ट लोगों का जो तबका है वो इसको लेकर गया जी ना, उनके लिए महाबोधि वाला मसला वो अलग है और गया को गया जी करना अलग है। तो वो सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई हमने वॉइस नहीं सुना है उस तरह का कि गया का नाम गया जी करने से कहीं बुद्धिस्ट लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हुआ। तो कहीं इसका फायदा भी वो ले रहे हो कि ऐसा करने से कोई सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है? और बाकी नाम बदलने का क्या, तमाम इश्यूज तो हैं, उस पर भी बात की है। वैसे तो बिहार का भी नाम बिहार जी कर दीजिए, तो क्या मतलब जी लगाने का मतलब होता है सम्मान देना। अयोध्या को अयोध्या जी कहते हैं, तो बिहार को बिहार जी कह के बिहार अगर इससे बदल सकता है तो कर दीजिए बिहार को। अब मैं ही कह दूं अपना नाम नीता अंबानी रख लूं तो क्या फर्क पड़ा, मतलब मेरे पास तो उतना पैसा नहीं आएगा ना। ठीक है, मैं तो वही रहूंगी, यही बात है। चलिए, धन्यवाद मनोरमा। देखिए ये जो घटना है ये इस बात को रेखांकित करती है कि जो राजनेता हैं उनके लिए क्या या नेता जो है उनके लिए क्या है। पहली बात तो ये कि वो जो चीजें जिनके लिए हम नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं लेकिन कि पार्ले जी को भी लोग खूब चिल्ला रहे हैं। जी का मतलब उसमें ग्लूकोज होता है। जी का मतलब वो जी नहीं होता है बिहार वाला जी, या मतलब जो हम लोग जी कहते हैं, ये जी का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बिस्किट। हाँ हाँ, लेकिन वो जो जो उनका विज्ञापन है उसमें वो जी जो है ग्लूकोज की तरह नहीं है, तो वो जो है वो जी की तरह है विज्ञापन में, जो माने पॉपुलर जैसे यूज करते हैं। हाँ। तो ये जो नीतीश जी जब बौद्ध संस्कृति और विरासत की जब बात करते हैं तो वो उसका एक फायदा उठाना चाहते हैं, वो बिहार को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, प्रशासक के रूप में अपनी एक विशिष्ट छवि कायम करना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एज ए राजनीतिज्ञ उनको ये पता है कि जो 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 गवर्नेंस वाले मुद्दे हैं, जो जब तक बहुत फेल्ट नीड नहीं है तब तक वो इमोशनल मुद्दे से पिछड़ जाते हैं। और आपने भी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि ये जो बिहार में सांप्रदायिकता तो नहीं है, लेकिन जो धार्मिक भावना वाला जो एक वर्ग है, जो गया को गया जी कहता रहा है ना, वो अयोध्या को अयोध्या जी, प्रयाग को प्रयाग जी कहता रहा है ना। लेकिन ये जो कोशिश है नीतीश कुमार के जरिए वो ये है कि वो कहाँ खड़े हैं, अपना वो लोकेशन जो है ना, वो लोकेशन क्लियर कर रहे हैं कि हम जो है ये जो राजनीति है, जो जिसके लिए उनको जाना जाता है कि वो अल्पसंख्यकों के साथ में या धर्मनिरपेक्ष राजनीति में वो मजबूती से खड़े रहे, उस पोजीशन को वो चेंज करके वो बता रहे हैं कि वो जो रिलीजियस माइंड वाला जो राजनीति है, चाहे वो जानते समझते खुद कर रहे हैं या उनसे करवाया जा रहा है, जो भी है ना, लेकिन इसका फायदा जो है कुल मिला के जो है बीजेपी को ही मिलेगा।
आप देखिए दुनिया में हर जगह जब इस तरह की राजनीति बदलती है या टर्न लेती है तो कहीं ना कहीं वो घरेलू राजनीति का दबाव होता है। चाहे वो जियाउल हक जब घरेलू राजनीति में पिछड़ने लगते हैं तो वो पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देते हैं। चाहे वो तुर्की का मामला हो, तुर्की में जब एर्दोगान के ऊपर जब घरेलू राजनीति का दबाव आता है तो वो सोफिया चर्च को बदल देते हैं, वो तो उस बात की परवाह नहीं करते कि। तो यहाँ हमको ये देखिए बाकी जितनी बातें ऐतिहासिक है उसमें कोई शक शुबा नहीं है, और ये भी हमारी जो खास बात ये है कि बौद्ध धर्म के कुछ बहुत प्राचीन और दुर्लभ जो पांडुलिपियां जो है वो बिहार में संग्रहित हुई, जो राहुल संकृत्यान और काशी प्रसाद जायसवाल ने बहुत सारी तिब्बत से वो ला करके उन्होंने रखी है। आप पटना म्यूजियम में जाएंगे तो वहां थंका पेंटिंग की बहुत बढ़िया कलेक्शन वहां पर है। और जो लोग जो हम लोग इसकी जो बोलते हैं कि नटराज जो है, नटराज की ब्रोंज स्टेच्यू की तो चर्चा होती है, लेकिन सुल्तान जो ये जो पाल वंश के दौरान जो यहाँ पे जो मेटलर्जी थी, सुल्तानगंज बुद्धा जो मिला था वो अभी भी लंदन में वहां रखी हुई, उसकी चर्चा कम होती है। तो जो कोशिश है वो कोशिश ये है कि जो हम भले उसका इस्तेमाल बौद्ध विरासत का और उसके जरिए जो हमारी यूएसपी हम बनाने की वो भले कर ले, लेकिन जो हमारी मूल राजनीति है वो राजनीति हमारी वही रहे। और इसमें ये हेमंत जी ज्यादा बेहतर बताएं क्योंकि वो बिहार की राजनीति को ज्यादा नजदीक से देख रहे हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि नीतीश जी अपने होशो हवास में नहीं है और फिर अचानक से उनके फैसले ऐसे दिखते हैं जिसमें लगता है कि वो बहुत साथी आदमी है और होशो हवास में है, शायद वो जानबूझ करके इस तरह का अपना आवरण बना कर जी। ऐसे समय में जो जब आंदोलन चल रहा है तो उसमें मैसेजिंग क्लियर है। वो ये तो और जहां तक बख्तियारपुर का सवाल है तो उनको कोई एंटी हीरो नहीं मिल रहा है जिसका उनको हिंदुत्व को फायदा हो। जिस दिन अगर उनको कोई ऐसा, हालांकि उन्होंने कोशिश की है, बख्तियार खिलजी इस मामले में भी तो कोई एंटी हीरो नहीं मिला है, बस ये टाइमिंग और इन सबको लेकर के हम, लेकिन अभी तक कोई विरोध उस तरह से दर्ज नहीं कराया, खास तौर पे जहां की बात की जा रही, जिस तबके के प्रभावित होने की बात, जिसकी विरासत पे कब्जा करने की बात या उसको चेंज करने की बात हो रही है। तो और ये जो गया वाली कहानी का कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि भाई वो आप उसको गयासुर से मत जोड़िए। गयासुर, लवनासुर और 3 लोग थे ना, बाणासुर, ये 3 जो थे राजा बलि के पुत्र थे। और एक थ्योरी ये भी है कि जो बलिया जो है वो राजा बलि का वो था और उसके नाम पर बलिया पड़ा है, और वहां से वो फिर गुजरात गए और वहां से फिर नीचे की तरफ गए। तो जो पौराणिक कथा है उसका वो एक अलग ही है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि जो राजनीति है वो राजनीति में नीतीश कुमार अपने आप को रीपोजिशनिंग कर रहे हैं और उसका एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए अगर आखिर में किसी को 1-2 लाइन में कुछ कहना हो तो अपनी तरफ से हम अब खत्म ही करेंगे क्योंकि समय हो चुका है। हाँ, कोई बात तो ये साफ डिवीजन है कि गया वाला जो इलाका है और बोध गया इलाका है, तो वो तो सही है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। गया में गया जी जोड़ा है, बोध गया अलग से उसकी एंटिटी है। हाँ, और वो दोनों का अपना अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय महत्व है, पर्यटन के लिहाज से भी और पर्यटन को एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन टाइमिंग बहुत महत्व रखता है। मांग किसी और चीज की हो रही है, हाँ एक मैं पूरा कर लेता हूँ संजय जी एक आध दो बात में। मांग किसी और चीज की हो रही है और काम कुछ आप और कर रहे हैं, इससे ये होता है ना, जो हेमंत जी ने एक पर्सपेक्टिव दिया आपको
कि डॉक्टर अंबेडकर का आप जब करते हैं तो आपको बेचैनी हो जाती है, ग्वालियर वहाँ आप जो जबलपुर या ग्वालियर वाला हाई कोर्ट में हो रहा है, आप मनु पर बात करके राजस्थान में देखिए तो आप देखिए संकट हो जाएगा वहां। तो सिस्टम किसके साथ खड़ा है ये मैसेज गया, और वो मैसेज गया कि आप हिंदू के साथ जा रहे हैं। दूसरा जो पौराणिकता का सवाल, यदि केवल पुराणों के आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे तो बहुत सारी चीजें आ गई और सब लोगों ने बता भी दिया। पालवंश ने भी बहुत सारे, हो चुके बौद्ध शासक ही थे, उन्होंने बहुत से स्ट्रगल, उन्होंने नालंदा वाला भी उनकी भूमिका रही है। और ये जो है मतलब पुराण जो हैं वो तो काफी लेट के, अब तो गुप्त वंश के दौर तक लिखे गए हैं, और पुराण तो 11वीं 12वीं 12वीं सदी तक लिखे गए। तो पुराणों में जो कथा आई, विष्णु बना दिए गए, 9वें अवतार बना दिए, 10वें, वेदों में कहीं नहीं है। वेद में कहाँ है ये गया जी का इस तरह से इसकी चर्चा? तो ये पूरे पौराणिक आधार पे बनाया गया मनोज जी। हाँ, एक लाइन, हाँ, एक लाइन जो आपने पूछा था अल्पसंख्यक वाला, देखिए, और ये बात अच्छी कही विनय ठाकुर जी ने कि नीतीश कुमार रीपोजिशनिंग कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल स्टैंडिंग के लिए। वक्फ एक बहुत निर्णायक मोड़ था और उस समय उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली थी, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि गया जी के नामकरण में उनके दिमाग में कहीं भी अल्पसंख्यकों को लेकर कहीं कोई बात नहीं रही होगी। वक्फ पे ही उनका स्टैंड क्लियर था और धीरे धीरे उनकी रीपोजिशनिंग इसी प्रकार से हो रही है। बस इतनी बात मैं करना चाहता हूँ। जी, सही, बहुत सही बात कही आपने। हेमंत जी कुछ कहना चाहेंगे वक्फ के बाद ये जो बुद्ध से संबंधित तो दो जो है ये महत्वपूर्ण मसले जिस पर नीतीश कुमार ने अपनी स्टैंडिंग स्पष्ट कर दी और सीधे सीधे हिंदुत्व के फोल्ड में? देखिए, नीतीश जी के बारे में और उनकी सरकार का जो ये निर्णय है, ये इसने एक बार फिर साबित किया है कि नीतीश जी आज की तारीख में पूरी तरह से भाजपा के साथ, उसके स्टैंड के साथ खड़े हैं, और उन्होंने जो कुछ भी कमाई की थी अपने राजनीतिक जीवन में वो सब तिरोहित हो रहा है और बीजेपी उसको खत्म कर रही है। तो उनका यह जो एग्जिट जो होगा, क्योंकि अब वो उनकी जो शारीरिक मानसिक अवस्था है वो भी बहुत अब उनको अलाउ नहीं कर रही कि बहुत अब लंबा वो खींचेंगे। तो ये लगता है कि 25 का चुनाव उनके लिए आखिरी चुनाव होगा और वो सत्ता से उनकी विदाई भी तय है, ये साफ साफ दिख रहा है। चाहे वो जैसे भी हो, चाहे विपक्ष उनको रिप्लेस करे या बीजेपी उनको रिप्लेस कर दे, जैसे भी हो, ये दोनों चीजें साफ है। तो ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसमें कहीं भी अपने लिए वो कुछ अब जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनके पास जो था, जो उन्होंने हासिल किया था, उसको उसमें से वो सब ये डेबिट हो रहा है, सब उसमें से सब घटता जा रहा है। तो ये तो दुखद है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि देखिए ये एक थोड़ा सा उनसे सब लोगों को एक बिहारी होने के नाते अमाउंट माइनस में जाएगा तो चार्ज लगने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो उस समय वो चार्ज देने की अवस्था में भी नहीं रहेंगे। तो किसी जो हम लोगों ने देखा है कि चलिए एक आकांक्षा लेकर के आए थे बदलाव का, जो बाद में वो फर्जी साबित हुआ, वो पूरी तरह से बीजेपी के लिए कहते हैं ना कि उन्होंने मैदान बनाया, जो जंगल इसको मिटा, वो पूरा समतल किया उसको कि आइए आपकी सवारी सरपट भागने लगे बिहार में, ये माहौल आपने बनाने की कोशिश की। तो इस तरह के ये एक तरफ आप ये निर्णय ले रहे हैं, और मैंने कहा कि एक फर्जी बाबा जो है वो आ रहा है और उसका काम ही है कि जहाँ जाता है वहाँ वो सांप्रदायिक बातें बोलता है, वहाँ वो जातिवादी वर्णवादी बातें बोलता है, वर्णवाद की प्रशंसा करता है, और जो तथाकथित नीची जातियां हैं उनको अपमानित भी करता है अपने सामने बिठा करके। वो तो सारा वीडियो है। और ऐसे लोगों को यहाँ गांव बसा करके प्रवचन करने के लिए, वो पूरा चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए आ रहा है कि कैसे लोगों को इन चीजों, देखिएगा जब आएगा तो भाषण झाड़ेगा, पहलगाम पर भी भाषण झाड़ेगा, वो सब पाकिस्तान पर भी भाषण, वो कथावाचक नहीं है, फ्रॉड है वो, और उसको सरकार रोकती नहीं है और विपक्ष के लोगों को आप रोकते हैं। तो मैं ये पूरा थोड़ा समग्रता में ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी से जिन लोगों ने उम्मीदें पाल रखी थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, और उनकी पूरी की पूरी पार्टी जो है वो बीजेपी के कब्जे में चली गई है। सारे जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका भाषण, उनका बयान आप सुनेंगे, उनके मुंह से जिस तरह के शब्द निकलते हैं, उसे साफ साफ लगता है कि वो एक तरह से बीजेपी के स्लीपर सेल भी उस तरह की बात नहीं करते हैं, वो खारकुओं की तरह बात करते हैं। वो जितने उनके प्रवक्ता जब सामने आते हैं तब
तो ये हस्त्र है। और इसमें वो जो गया जी वाला प्रकरण, तो समझिए कि नीतीश जी के लिए एक और सिद्धि हुई कि नीतीश जी ने बीजेपी के एक और एजेंडे को इंडोर्स कर दिया। बस जी ठीक है। विजय सर, आप आखिरी बात के रूप में कुछ कहना चाह रहे हो जो छूट गया हो पहली बार में, या पॉलिटिकल मैसेज इससे आप किस किस्म का देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए सर, बहुत छोटी सी टिप्पणी। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। संजीव, हाँ, संजीव जी ने जो बताया कि इस घोषणा की जो टाइमिंग है ना, वो बड़ी क्रिटिकल है। और नीतीश कुमार जी के मुंह का जो इंटरप्रिटेशन है वो टाइमिंग के हिसाब से करना चाहिए। अभी महाबोधि आंदोलन बड़ी तेजी पर है, तो उस समय में ये घोषणा करना, गया का गया जी नाम करना, ये थोड़ा गया के ऊपर हिंदू पौराणिक विरासत का दावा करने के पक्ष में है, ऐसा मुझे लगता है। जी ठीक है। विनय, आप आखिरी बात कोई कहना चाह रहे हो? संजय जी आपने कह लिया था, ठीक है। विनय, आप कोई आखिरी बात कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो एक तो सारी बातें लगभग आई गई। विजय जी ने, सोनवाने सर ने जो कहा कि ये हिंदुस्तान में हर जगह आप देखिएगा, जहाँ कहीं भी कोई चीज होगी उसके साथ पांडव का और सीता का। मैं अभी मदुरई गया था, तो वहां भी जो है कुंती का वो जोड़ा गया कि एक तो कुंती नाग कन्या उसको बताते हैं, और वहां कुंती का गांव कुंतल ग्राम बताया गया। तो ये तो वो है ही। एक जो मैंने संजीव जी ने कहा जो श्रृंगी माता, ये मेरे लिए नया है, क्योंकि श्रृंगी ऋषि तो राम से जा करके जुड़ते हैं, और भागलपुर में उनकी शादी थी। शांता जो थी वो राम की बहन थी, वो सब तो है। पर ये यहाँ एक अलग ढंग से वो दिख रहा है। पर कुल मिलाकर के ये, हाँ, कुल मिलाकर के ये है कि जो नीतीश कुमार जो है वो ये राजनीति में जो है वो अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, और शासन में आने के बाद भले उनको बौद्ध विरासत उनको चाहिए अपने आप को सेल करने के लिए, अलग दिखाने के लिए, लेकिन उनकी निष्ठा जो है वो, उनकी निष्ठा बौद्ध धर्म के साथ में या उसके मूल्यों के साथ में। जी, मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन एक सूचना देनी है कि प्रशांत किशोर गए थे एक रिचार्ज की दुकान पे, और वो उन्होंने पैकेज लिया था इनकमिंग का, लेकिन वो उनको आउटगोइंग भी हो गया है वहां से। तो उनका इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चालू हो गया, उनके नंबर 2 वाले निकल रहे हैं। कल जो हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा, तो बीजेपी वही जिनके वैन में बैठा था वही आनंद मिश्रा। लेकिन ये संजीव जी, मेरा मानना है कि जो इनगोइंग आउटगोइंग जो हो रहा है उसको, उसमें घाटे और नफे के मत देखिए आप। वो एक तरह से ये साझेदारी है कि अंदर खाने, ऊपर में तो बयानबाजी होगी कि उसके पक्ष विपक्ष में, लेकिन वो एक तरह से अघोषित साझेदारी है कि बीजेपी को मजबूत करने के लिए कौन किधर रहेगा, कोई इधर शांत किशोर के साथ रहेगा, कोई बीजेपी के साथ रहेगा। कल सुबह हम लोग बात करेंगे, पर्दे के पीछे वाले भी अब सामने आ गए। मैं उस देने के लिए खड़ा कर रहे हैं वो। मैं उस खबर की बात कर रही थी। मैं उस खबर की बात करती कि जो विवाद हुआ था पीके का वैन यूज करने को लेकर, तो जिन्होंने उनको वैन प्रोवाइड कराई थी वो भी जन स्वराज में शामिल हो गए ना, उदय सिंह। सिर्फ वैन वाले नहीं है, पूरा संसाधन उन्हीं का है, पूरा मकान। बड़ी चीज है, वैन से नाम आया था। वैन तो मनोरमा बहुत उनका एकदम आइटम है, बड़े आइटम। बड़ी चीज है। वो पप्पू यादव की पीड़ा भी है, इसीलिए प्रशांत किशोर से थोड़े लड़ रहे थे। उनके पीछे एनके सिंह भी है, आप ऐसे थोड़े, वो पूरा साम्राज्य है वो। चलिए, हम लोग आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी और विषय पर मिलते हैं लाइव चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।